तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे डिसिमिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। देखो, जैसे ही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स का जो होना स्टार्ट होता है तो उसका एक अमाइनो एसिड्स कैटाबॉलिज्म्स होता है। कैटाबॉलिज्म्स का मतलब कि इसमें क्या हो जाती है, डिसमिलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब प्रोटीन रिच फूड, जैसे आपने दाल खाया, मिल्क खाया, एग खाया, मीट खाया, सोयाबीन खाते हैं, तो डाइजेशन के बाद प्रोटीन कैस में कन्वर्ट हो जाती है, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब बॉडी इस अमाइनो एसिड का यूज़ न्यू प्रोटीन बनाने के लिए, एंजाइम्स और हार्मोन्स के लिए, टिश्यू रिपेयरिंग्स और ग्रोथ्स के लिए करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब अमाइनो एसिड्स एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और उसका कैटाबॉलिज्म्स मतलब ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अमाइनो एसिड्स का दो मेजर पार्ट होता है। एक होता है अमाइनो एसिड्स जिसमें अमाइनो ग्रुप्स लगे होते हैं जो कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट होता है। एक होता है कार्बन स्केलेटन जो कि एनर्जी प्रोटेक्शंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो कैटाबॉलिज्म में सबसे पहले अमाइनो एसिड्स जो है, अमाइनो ग्रुप जो है वो अमाइनो एसिड से रिमूव हो जाता है। ये अमाइनो ग्रुप्स क्या करता है, पहले अमोनिया में कन्वर्ट होता है, क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिन होता है इसलिए लीवर उसे यूरिया में कन्वर्ट करता है और किडनी जो है उस यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। कुछ स्टेप्स हैं इसमें जिसमें है ट्रांस एमिनेशंस, डी एमिनेशंस, ट्रांस डी एमिनेशंस, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ अमोनिया और है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो इन्हीं सभी प्रोसेस को मिलके नाइट्रोजन को सेफ्टी बॉडी से रिमूव किया जाता है, जिसमें सबसे पहला हमारा ट्रांस एमिनेशंस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें एक अमाइनो एसिड्स अपना अमाइनो ग्रुप्स किसी अल्फ़ा कीटो एसिड्स पे ट्रांसफर कर देता है और इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा अमाइनो एसिड्स है वो अपने अमाइनो ग्रुप्स को देता है और रिसेप्टर्स जो है मतलब अल्फ़ा कीटो एसिड इस अमाइनो एसिड को रिसीव करके रिजल्ट्स में एक नया तरीके का अमाइनो एसिड्स और एक नए तरीके का कीटोन एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शंस में फ्री अमोनिया रिलीज़ नहीं हो पाती है, इसलिए ये बॉडी के लिए सबसे सेफ प्रोसेस है। बेसिकली ये कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, लेकिन दूसरे टिश्यूज़ में भी हो सकता है। इसमें दो तरीके की एंजाइम्स जो है वो काम करती हैं। एक का नाम है ट्रांस अमाइनेज और एक का नाम है अमाइनो ट्रांसफेरेज। यहाँ पे 2 टाइप्स की को एंजाइम्स भी होती हैं। एक का नाम है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट मतलब PLP और एक है विटामिन C का एक्टिव फॉर्म। तो रोल क्या है, कैसे ये पायरिडॉक्सिल फॉस्फेटेज PLP यहाँ पे क्या काम करती है। देखो, PLP रिएक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट को एंजाइम्स है। ये अमाइनो एसिड्स को पहले एक्सेप्ट करती है, टेम्परेरी होल्ड करती है, फिर दूसरे कीटो एसिड्स पे ट्रांसफर कर लेती है। इसलिए इसे हम PLP को हम अमाइनो एसिड्स कैरियर भी कहा जाता है। ये एक रिवर्सिबल स्ट्रक्चर है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट अमाइनो एसिड जो है इसमें पार्टिसिपेट्स करते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स जैसे में लाइसिन है, थ्रियोनिन है, प्रोलीन है और हाइड्रोक्सीप्रोलीन है, ये यहाँ पे काम नहीं करती हैं। क्या इम्पोर्टेंस है ट्रांसमिनेज का, जिसमें है सबसे पहला ओल्ड नेम जिसको हम SGOT के नाम से जानते थे, अब हम उसे SAST के नाम से मतलब एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, ये एस्पार्टेट जब अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट के साथ रिएक्शन करती है तो ऑक्जेलो एसीटेट और ग्लूट्रेट का फॉर्मेशन करती है। यहाँ ग्लूटामेट एक नया अमाइनो एसिड्स बनाता है। क्लिनिकल से इम्पॉर्टेंस की बात करें तो वैसे AST इंक्रीज़ होना, हार्ट अटैक,
लीवर डिजीज़, मसल्स इंजरीज, पैनक्रियाटिक हेमोलाइटिक एनीमिया और किसी एक्सरसाइज के बाद भी होती है। फिर आता है हमारा ALT, जिसको हम ASGPT के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शंस में एलानिन अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट के साथ मिलके पायरुवेट और ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करती है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 3 to 15 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। अगर ALT लीवर का सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स माना गया है एक्यूट लीवर हेपेटाइटिस में, इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ सकती है 250 to 100 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लीवर डिजीज़ में बेसिकली हमारा ALT बढ़ जाता है और AST कम हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब है कि अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप्स को रिमूव करना। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो अमाइनो ग्रुप्स है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और अमाइनो एसिड्स अल्फ़ा कीटो एसिड्स का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे अमोनिया के बाद यूरिया बनता है बेसिकली लीवर में और किडनी में ये प्रोसेस होती है। एक होता है हमारा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है। यहाँ पे एक एंजाइम्स L-अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज रिएक्शंस के दौरान हमारा जो है अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टॉक्सिन होता है, इसलिए कैटालेज एंजाइम्स जिसे वाटर और ऑक्सीजन्स में कन्वर्ट्स कर देती हैं। फिर आता है हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशंस। इसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है, इसमें एंजाइम्स डिहाइड्रेज, इसमें सेरीन, हीमोसेरीन, थ्रियोसेरीन पहले एक्ट करती है, फिर PLP को एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर होता है डीसल्फिड्रेज, ये एंजाइम्स में सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड जैसे सिस्टीन और सिस्टरीन पर एक्ट करता है और इसमें PLP की ज़रूरत होती है। अब आता है हमारा हिस्टिडीन का भी हिस्टेडेज आएगा और यूरेकेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। अब हम पढ़ेंगे ट्रांस डीएमिनेशंस। ये दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, ट्रांस एमिनेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशंस का। सबसे पहले सब अमाइनो एसिड्स के अमाइनो ग्रुप्स को ग्लूटरेट्स में ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद ग्लूटरेट की ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है और इससे NH3 रिलीज़ होती है। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप्स की एंजाइम जिसका नाम है L-ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम्स लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यहाँ से अमोनिया रिलीज़ होती है और इसलिए बॉडी में मोस्ट अमाइनो एसिड्स इनडायरेक्टली इसी पाथवे से अमोनिया को रिलीज़ करती रहती हैं। अब आता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का पहला बहुत टॉक्सिन होती है। अगर बॉडी में अमोनिया बढ़ जाए तो ब्रेन सबसे पहले अफेक्ट होता है, इसलिए अमाइनो एसिड्स के तुरंत ट्रैप करके किया जाता है ब्रेन सेल्स में। ग्लूटामेट और अमोनिया मिलके ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन करती है। ग्लूटामाइन एक सेफ्टी ब्लड्स के थ्रू लीवर तक पहुंचता है और लीवर में ग्लूटामाइनेज एंजाइम्स ग्लूटामाइन को तोड़ के अमोनिया रिलीज़ करती है और फिर जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब ट्रांसपोर्ट देखो, ब्लड डायरेक्टली अमोनिया का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इसमें दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एक होती है हमारी ग्लूटामाइन क्या करती है, ब्रेन और इंटेस्टाइन में अमोनिया को लीवर तक लेके आती है। और एक होता है एलानिन जो मसल से
अमोनिया को लीवर तक लेके आता है। अब जो हमारा लीवर है वो अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट्स करेगा और किडनी इस यूरिया को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालेगी। अब जो है यूरिया मेटाबॉलिज्म्स जो है फाइनल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में चला जाएगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है इस अमोनिया में। अगर अमोनिया बॉडी में बढ़ जाए तो ब्रेन साइकिल को, जो हमारे ब्रेन की एनर्जी प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, गाबा सिंथेसिस कम हो जाती है, सेरोटीन सिंथेसिस भी एबनॉर्मल हो जाती है। इसी वजह से पेशेंट्स में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। हाइपर एमोनेमिया में क्या होता है? हाइपर एमोनेमिया में अगर जो है हाइपर एमोनेमिया में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्वायर्ड्स, हाइपर एमोनेमिया मतलब ब्लड में अमोनिया का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए उसको हम हाइपर एमोनेमिया के नाम से जानते हैं। एक्वायर्ड्स है जो कि लीवर सिरोसिस के कारण होता है, और इनहेरिटेंट जो यूरिया साइकिल की एंजाइम्स में जेनेटिक डिफेक्ट के कारण होता है। फ्लैपिंग ट्यूमर, स्लर्ड स्पीच, ब्लर विजन्स और कभी कभी कोमा में भी चले जाते हैं। देखो जो जितना भी ऑल ओवर प्रोसेस थी उसमें बेसिकली मेन स्टेप जो है वो 5 है। जैसे ट्रांस एमिनेशन मतलब अमाइनो एसिड्स, एक अमाइनो एसिड से अल्फ़ा कीटो को ट्रांसफ़र हो जाता है। डी एमिनेशन जिसमें अमाइनो एसिड्स रिमूव होके अमोनिया बनाता है। फिर ट्रांस डी एमिनेशन जिसमें ट्रांस एमिनेशन और ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशंस के कॉम्बिनेशन होती है। अमोनिया ट्रांसपोर्ट जिसमें हमारा अमोनिया ग्लूटामाइन और एलेनाइन के फॉर्म से लीवर तक जाता है। यूरिया फॉर्मेशन, लीवर जो है वो क्या करेगा, वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, किडनी और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालता है। तो डिसएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अमाइनो एसिड इन विच द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज कन्वर्ट टू अमोनिया एंड फिल इनटू द यूरिया एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। तो आज की क्लास यहीं पे एंड है। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट किया था। उसके मेटाबॉलिज्म्स में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, अमाइनो एसिड्स पूल के बारे में पढ़ा कि अमाइनो एसिड्स पूल क्या होता है और इसमें कैसे हमारी अमाइनो जो हमारा प्रोटीन होता है उसका डिग्रेशंस कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन को हम क्रैब्स हैंसलेट साइकिल के भी नाम से जानते हैं। वैसे तो अमोनिया जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिन होती है, स्पेशली अगर हम बात करें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के लिए, और हमारे इसके लिए जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। इसलिए बॉडी में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट, जो हमारा बॉडी है वो क्या करती है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेती है। कहाँ पे? लीवर में। अगर यूरिया, क्योंकि यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिन होता है, वाटर सॉल्युबल्स होता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से इजीली बाहर निकल जाता है। यूरिया की फॉर्मेशंस लीवर में होता है और इस प्रोसेस को हम यूरिया साइकिल्स या फिर क्रैब्स हैंसलेट साइकिल के नाम से जानते हैं। इस साइकिल में बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं और 5 स्टेप्स होते हैं। उसके साथ साथ इसमें जो लास्ट जो पहले तो 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और लास्ट के 2 स्टेप जो होती है वो 3 स्टेप जो है साइटोप्लाज्म में होती है। और ये पूरी तरह से ये साइकिल पूरी तरह से 5 एंजाइम्स के द्वारा कैटेलाइज्ड होती है। अगर किसी एंजाइम्स की डिफिशिएंसी हो जाए तो हाइपर एमोनिया मतलब ब्लड्स में अमोनिया बढ़ सकता है। और यूरिया के 2 नाइट्रोजन एटम्स अलग अलग सोर्स से आते हैं। एक आता है हमारा अमोनिया से और दूसरा आता है हमारा एस्पार्टिक एसिड से। कुछ नोट्स दिए गए, अदर्स
ऑर्गन्स के लिए। जैसे किडनी जो है वो यूरिया को ऑपरेट्स तो करती है एक लिमिट एक्सटेंट तक, लेकिन किडनी जो है वो आर्जिनिन का फॉर्मेशन करती है, यूरिया का फॉर्मेशन नहीं करती है। और एज ए एंजाइम्स आर्गेनेज, क्योंकि किडनी के टिश्यूज़ में आर्जिनेज जो है वो क्या हो जाती है, अपसेंट होता है। ब्रेन जो है यूरिया का सिंथेसाइज कर सकती है सिट्रोलिन से, बट वो एंजाइम है जो सिट्रोलिन की फॉर्मिंग होती है वो नहीं होता है फ्रॉम द आर्थरीन। इसकी वजह से नहीं किडनी नहीं ब्रेन कोई भी जो है फॉर्मेशन नहीं करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ यूरिया। अब हम लोग स्टेप्स के बारे में देखेंगे। तो पहला स्टेप्स है बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल फॉस्फेटेज, मतलब कार्बोनिल फॉस्फेटेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। बेसिकली मैंने कहा ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्टिंग के 2 माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो अमोनिया, देखो दैट इज़ द डायग्राम। अमोनिया जो है वो किसके साथ मिलके जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड्स मिलके 2 ATP का यूज़ करके कार्बोनिल फॉस्फेटेज को बनाते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम्स आती है उसका नाम है कार्बोनिल फॉस्फेटेज सिंथेज, जिसका नाम है CPS1। और ये पॉइंट जो है ये यूरिया साइकिल्स की एक रेट लिमिटिंग स्टेप्स होती है। अब दूसरे में सिट्रोलिन का फॉर्मेशन देखो। सिट्रोलिन का फॉर्मेशन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कार्बोनिल फॉस्फेटेज के जो कार्बोनिल ग्रुप्स है वो कहाँ पे, ऑर्थनीन पे ट्रांसफ़र होके सिट्रोलिन का फॉर्मेशन करती हैं। और यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल फॉस्फेटेज आर्थरीन पे ऊपर करके वहाँ पे एक एंजाइम जिनका नाम है ऑर्थनीन ट्रांस कार्बो अमाइलेज जो कि क्या करता है हमारे सिट्रोलिन का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद इसमें जो सिट्रोलिन है वो माइटोकॉन्ड्रिया से अब कहाँ चली जाएगी, साइटोप्लाज्म में आ जाती है। अब तीसरा स्टेप है जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है हमारे आर्जिनोसक्सिनेट का। तो ये कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। अब सिट्रोलिन के साथ एस्पर्टिक एसिड क्या हो जाएगा, देखो सिट्रोलिन के साथ एस्पर्टिक एसिड बाइंड हो जाएगा, कंबाइन होके और आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन करता है। इस स्टेप में एक ATP AMP बनती है, 2 एनर्जी फॉस्फेट्स बॉन्ड यूज़ होते हैं, मैग्नीशियम्स का यूज़ होता है और यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकलता है। यूरिया का सेकेंड नाइट्रोजन एटम जो है वो एस्पर्ट से आता है। अब तीसरा है क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। देखो जो आर्जिनोसक्सिनेट टूट के आर्जिनिन और फ्यूमरेट का फॉर्मेशन करता है। क्या, आर्जिनोसक्सिनेट जब टूटेगा वहाँ पे एक एंजाइम्स आएगी जिसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज, जिसको हम आर्जिनोसक्सिनेज के नाम से जानते हैं। वो आर्जिनिन और फ्यूमरेट्स का फॉर्मेशन करेगा और फ्यूमरेट्स बाद में एस्पर्टेट रीजनरेट करने का काम करता है। फिर होगा फॉर्मेशन ऑफ, अब यहाँ से आर्जिनिन का क्या होगा, क्लीवेज होगा। सबसे फाइनल रिएक्शन साइकिल्स में क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी आर्जिनिन की और यहाँ से यूरिया और आर्थनीन बाय द आर्जिनिन से फॉर्मेशन। देखो आर्जिनिन वाटर के साथ मिलके रिएक्ट करेगा और यूरिया और आर्थनीन बनाएगा। यहाँ पे एक एंजाइम्स आएगी जिसका नाम है आर्जिनेज। अब जो हमारा आर्थनीन है दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाके साइकिल्स को कंटिन्यू करेगा। किडनी आर्जिनिन तक बना सकती है लेकिन उसमें आर्जिनेज एंजाइम्स नहीं होता है, इसलिए वो एक सफिशिएंट अमाउंट में ही यूरिया को नहीं बना पाती है। ब्रेन जो कि सिट्रोलिन से यूरिया पाथवे में कुछ हिस्सा चलता है लेकिन कंप्लीट यूरिया सिंथेसिस में हेल्प नहीं करती है। देखो दैट इज़ द स्ट्रक्चर, ये पूरा ऑल ओवर स्ट्रक्चर है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में दूसरा 2 स्टेप क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलके क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल फॉस्फेटेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, जो हमारा कार्बोनिल फॉस्फेटेज है वो क्या कर रहा है, जो हमारा आर्थनीन है उसके साथ मिलके सिट्रोलिन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये सिट्रोलिन आगे जाके आर्जिनिन सक्सिनेट अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इनका यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। आर्जिनोसक्सिनेट जो सक्सिनेट एसिड्स है वो फ्यूमरेट और आर्जिनिन में बनती है। फ्यूमरेट आगे जाके मैलेट्स के बाद ऑक्सिलो एसीटेट और एस्पर्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। और जो हमारा आर्जिनिन है वहाँ पे एक आर्जिनेज एंजाइम्स आएगी, वो आर्थनीन और यूरिया का फॉर्मेशन करेगी। यूरिया बाहर चलेगा और आर्थनीन फिर से क्रैब साइकिल्स के अंदर आएगा
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा और फिर से सिटोलिन के फॉर्मेशंस में हेल्प करेगा। रेगुलेशंस कौन करता है, इसका रेगुलेशंस कौन करेगा? देखो, अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेगुलेटरी एंजाइम्स है वो है CPS1 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रेगुलेटरी एंजाइम्स है। और इसका जो एक्टिवेटर होता है वो होता है N-एसिटिल ग्लूटामेट, जिसको बोलते हैं नाग। जो आर्जिनिन नाग और जो आर्जिनिन है वो नाग सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है, जिससे नाग बनता है, और नाग जो है वो CPS1 को एक्टिवेट्स करता है। अब हम लोग कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल में देखेंगे। देखो, अगर यूरिया साइकिल से किसी भी एंजाइम्स की डिफिशिएंसी हो जाए तो हाइपर एमोनिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे वॉमिटिंग होने लगेगी, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थकान लगने लगेगी, ब्रेन डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, रिस्पिरेटरी एल्कोहलिस हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, और जो बेबीज़ हैं बर्थ के बाद कुछ दिन में क्या हो जाती है, उनको लेथर्जिक हो सकता है। कुछ क्लिनिकल्स इम्पॉर्टेंस है यूरिया के, जैसे कि नॉर्मल जो यूरिया का लेवल होता है वो 20 to 40 mg/dl होता है। अगर ये इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको यूरेमिया बोलते हैं, जो कि एक प्री रेनल कॉजेज़ मतलब सॉल्ट एंड वाटर डिप्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, हेमरेज, शॉक, बर्न और एडिसन्स डिजीज़ जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। रेनल्स कॉजेज़ में क्या होंगे? रेनल्स कॉजेज़ में एक एक्यूट नेफ्रोसिस और उसके साथ मैलिगेंस नेफ्रोस्क्लेरोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस और रेनल ट्यूबरकुलोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर पोस्ट रीनल्स कॉजेज़ में तो इनलार्जेस हो जाएगा प्रोस्टेट का, यूरिनरी ट्रैक स्टोन्स हो सकता है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर और ब्लैडर्स ट्यूमर भी हो सकता है। अगर ब्लड्स में अगर मान लो इंक्रीज़ हो गया तो जो है कि कम ब्लड यूरिया लेवल्स रेयर होता है, लेकिन कुछ देखा गया जिसमें लीवर डैमेजिंग और प्रेगनेंसी के दौरान देखा गया है। तो ये पूरा ऑल ओवर हमारा यूरिया साइकिल था। कहाँ हुआ? बेसिकली लीवर में हुआ। कहाँ पे हमारा यूरिया साइकिल कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। नाम क्या है इसका? क्रेब्स हैंसलेट, जिसको यूरिया साइकिल पूरी स्टेप्स कितनी होती है? 5 होती है। पहला स्टेप कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा स्टेप भी माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो लास्ट के 3 स्टेप होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसमें एक रेट लिमिटिंग एंजाइम CPS है, जिसको हम बोलेंगे कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, और उसके बाद एक्टिवेटर जो है वो क्या है हमारा? N-एसिटिल ग्लूटामेट, जो कि आगे चल के नाग का फॉर्मेशन करेगा, और नाग से ही जो है हमारा ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। नाइट्रोजन सोर्स में अमोनिया है और एस्पार्टेट है। फाइनल प्रोडक्ट में यूरिया और आर्थिनिन का फॉर्मेशन होगा। नॉर्मल जो ब्लड में यूरिया जो होती है वो 20 to 40 mg/dl होता है, और जो अगर डिफिशिएंसी हो जाए किसी एंजाइम्स की तो हाइपर एमोनेमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे पूरा हम लोगों ने क्या किया इसके बारे में अच्छे से जाना है डिटेल में। एक बार अगर मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इस डायग्राम्स को देख के देखो। सबसे पहले क्या होगा? मान लो हमने प्रोटीन खा लिया। अब हमने क्या किया? प्रोटीन को खा लिया है। अब प्रोटीन जाके अंदर क्या करेगा? अंदर कैसे जाएगा? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है। तो अमोनिया बॉडी के लिए काफ़ी टॉक्सिन होती है, इसलिए लीवर ने डिसाइड किया कि इस अमोनिया को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है? यूरिया में कन्वर्ट कर देना है। अब यूरिया क्या होती है? वाटर सॉल्युबल्स होती है, और वो क्या होती है? यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। यूरिया साइकिल में बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। 2 हमारा लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और 3 जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म में लीवर के कंप्लीट होगा। सबसे पहले स्टेप्स में क्या होगा? हमारा कार्बोनिल फॉस्फेटेज का फॉर्मेशन होगा,
वहाँ पे एक एंजाइम्स आएगी जिसका नाम है CPS1 और इसको रेगुलेट्स करेगी हमारी एन एसिटिल ग्लूटामेट जो कि नाग को रेगुलेट्स करेगी और नाग जो है इसको कंप्लीट करेगा। सिट्रिलिन का फॉर्मेशन होगा, आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन होगा, फिर आर्जिनिन और फ्यूमरेट का फॉर्मेशन होगा और लास्ट में यूरिया और आर्थनिन का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ ए आर्जिनेस एंजाइम्स, जो कि इसका मेन जो रेगुलेटरी एंजाइम्स है वो CP1 है। एक्टिवेटर जो है वो एन एसिटिल ग्लूटामेट जो कि नाग है। अगर किसी तरीके से डिफिशिएंसी होती है तो हाइपर एमोनेमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, वॉमिटिंग है, लेदरी है, इरिटेबिलिटी है और मेंटल रिटार्डेशंस भी हो सकती है। नॉर्मल जो ब्लड यूरिया है वो 20 to 40 mg/dl होता है, लेकिन कभी कभी ब्लड्स में यूरिया इंक्रीज हो जाती है प्री रेनल डिहाइड्रेशन हो, वॉमिटिंग हो, डायरिया और शॉक की वजह से। और रेनल डिजीज़ में जो है वो किडनी डिजीज़ होती है और पोस्ट रेनल में हमारे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब स्टोन, इनलार्जेड ऑफ प्रोस्टेट और ब्लैडर ट्यूमर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर ब्लड से यूरिया में डिक्रीज़ हो जाए तो लीवर डिजीज़ और प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे।